बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 5 वर्षा के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं अलग किया हूँ, तो ये आप लोग देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि सिरास में का रंग कैसा होता है, मतलब सिरास का रंग कैसा होता है। यह मेघ स्वच्छ सफेद रंग का होता है। यह सिरास मेघ जो है वो कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग कि अधिकतम ऊंचाई वाले मेघ के नाम लिखो जो अधिकतम ऊंचाई पर पाया जाता है। सबसे उच्च कॉलोनी में देखिए सिरास, सिरोस्टोस और सिरोक्यूल्यूमस क्यूल्यूलस है, समझे। उसके बाद जो है देखिए, धुनी हुई रुई के समान कौन सा मेघ होता है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि धुनी हुई रुई आप लोग जरूर देखे होंगे, तो उस रुई के समान कौन सा मेघ होता है। मतलब देखिए, ऐसे तो हम लोग आसपास करके नहीं देख पाते हैं, दूर रहता है, तो उसी दूर जो धुनी हुई रुई की तरह कौन सा दिखता है, सिरो क्यूम्यूलस क्यूम्यूलस जो होता है वो धुनी हुई रुई के समान होता है। सिरास में कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं। अगर सिरास में का ऊंचाई देखें तो कितना पे, 20,000 फुट पे होता है। 20,000 फुट पर ये स्थित होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मध्य ऊंचाई वाले मेघ कितनी ऊंचाई पर स्थित, मतलब मध्य ऊंचाई वाली जो होती है मेघ वो कितने ऊंचाई पर होता है। अगर जहाँ मध्य ऊंचाई वाला मेघ का बात करें तो औसतम ऊंचाई 6,500 से 20,000 की ऊंचाई पर होता है। धूसर से नीले रंग में कौन से बादल देखे जाते हैं। धूसर से नीले रंग में कौन से बादल देखे जाते हैं, ऑल्टो क्यूमुलस ऑल्टो क्यूमुलस जो होता है बादल, वो जो होता है क्या दूसरे से नीले रंग में देखा जाता है। निम्न ऊंचाई वाले मेघों के नाम। निम्न ऊंचाई वाले मेघ देखिए क्या है, स्ट्रोटो क्यूमुलस और स्ट्रोटस और निम्बोस्टोटस, ये तीनों बादल हैं। तीनों बादल का जो निम्न ऊंचाई वाले बादल हैं। उसके बाद देखिए क्यूम्यूलस में कितने ऊंचाई पर रहता है, मतलब कितनी ऊंचाई पर ये स्थित होता है, तो 1600 फुट पर रहता है। मेघ में उपस्थित जल कणों का व्यास कितना होता है। मतलब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के नजरिए से। आप लोग अगर देखिएगा तो ये एग्जाम में 5-6 बार पूछा जा चुका है। जब से मैं रहा हूँ उसमें देखिए ये 5-6 बार से भी बेसी बार पूछा जा चुका है। ये बहुत ही आप लोगों को एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिए 0.02 मिलीमीटर होता है इसका लंबाई, मतलब है ना, व्यास जो होता है वो उतना होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वायु का शिशिरांक किसे कहते हैं। देखिए, जिस तापमान में वायु संपृक्त हो जाता है उस तापमान को वायु का शिशिरांक कहते हैं। संघनन किसे कहते हैं। अब देखिए संघनन किसे कहते हैं, जलवाष्प कणों का जल कणों में परिणित होने की प्रक्रिया को संघनन कहलाती है। मतलब अगर जलवाष्प कणों का जल कणों में परिणित होने की प्रक्रिया है तो वो क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में अगर जाकर सबसे अधिक का बात करें तो मैसिंगराम में होती है। मैसिंगराम होगा। देखिए, आयला चक्रवात कब आया था, ये मतलब कि पूछता है कभी कभी कि आयला चक्रवात कब आया था, तो आयला चक्रवात 2000 ईस्वी में आया था। उसके बाद देखिए फाइनल चक्रवात कब आया था, फाइलैंड चक्रवात जो आया था वो 2013 ईस्वी में आया था। अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए आप लोग एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्षा को किसी यंत्र से मापा जाता है, या वर्षा किसी यंत्र से मापा जाता है। रेनकोट रेंगेज होता है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग गलत हो गया, रेंगेज होगा, रेंगेज होगा। हाँ, सिरास के बारे में क्या जानते हो। सिरास जो है यह मेघ स्वच्छ सफेद रंग का होता है जो बहुत कुछ हल्के मस्तूल के कपड़े की तरह प्रतीत होता है। आकाश में इन मेघों का रहना साफ और स्वच्छ मौसम का प्रतीक। अगर जाके देखिए सिरास बादल दिख जाए तो ये क्या है, कपड़े के समान होता है। और इस आकाश में इन मेघों का
रहना साफ और स्वच्छ मौसम का प्रतीक होता है। अगर ये मेघ है तो साफ और क्या होगा, स्वच्छ मौसम का प्रतीक कहलाता है। आप लोग देखिएगा किताब में इसका चित्र दिया हुआ है। सारा आकाश इन मेघों से घिरा रहने पर भी इनके मध्य सूर्य की स्थिति स्पष्ट देखी जाती है। मतलब अगर जाके सारा आकाश में ये फैला हुआ है फिर भी देखिएगा सूर्य स्पष्ट रूप से आप लोग सूर्य को देख पाएंगे वहां पे। उसके बाद देखिए ये बादल जब एक दूसरे के ऊपर आकर एक मोटी परत निर्माण कर देते हैं तब मौसम खराब हो जाते हैं। अगर ये अलग अलग है तो कोई बात नहीं है, जाकर ये मिलके एक मोटी परत का निर्माण कर दिया तो मौसम खराब होने का संकेत आ गया। देखिए अब 17वां नंबर क्वेश्चन, स्ट्रोटोस के बारे में क्या जानते हो? ये मेघ पतले सफेद चादर की तरह होती है। इनसे ढका आकाश दूध की तरह सफेद प्रतीत होता है। ये मेघ अधिकतम सूर्य और चांद के चारों ओर, ये अधिकतर जो देखा जाता है सूर्य और चांद के चारों ओर रहता है। और वाला या रिंग की तरह स्थित रहते हैं। देखिए क्यूम्यूलस के बारे में क्या जानते हो? क्यूम्यूलस के बारे में क्या जानते हो? देखिए धुनी हुई रुई के समान इन मेघों से ढका आकाश बहुत कुछ माइक्रो मछली की पीठ की तरह दिखाई देता है। माइक्रो मछली जो होता है उसका पीठ की तरह दिखाई देता है। इन कारणों से इन मेघों से ढके आकाश को माइक्रो आकाश कहते हैं। जब ये बादल आ जाती है तो उस बादल को क्या कहते हैं? माइक्रो आकाश कहते हैं। साधारणतः ये मेघ स्वच्छ जलवायु को सूचित करता है। अगर ये मेघ दिखता है तो मतलब क्या है? स्वच्छ जलवायु है। स्वच्छ जलवायु की सूचना मिलती है कि वर्षा होने की नई संभावना के बराबर होता है। ये देखिए क्या है? ऑल्टो क्यूम्यूलस के बारे में क्या जानते हो? ये मेघ चपटे गोलाकार सफेद से दूसरे रंगों में दिखाई देते हैं आकाश में। इन मेघों की आकृति लहरों के समान। लहर तो जानते ही हैं आप लोग, लहर कैसा होता है। लहर का तात्पर्य यहाँ पे देखिए हुआ, जो नदी में बाढ़ आता है ना, बाढ़ आता है या समुद्र में लहर होता है, उसी को कहते हैं लहर। ठीक है, अब पानी एक ओर से उठ के नीचे गिरने की प्रक्रिया होती है, उन्हें ही लहर कहते हैं। इनसे देखिए आकृति लहरों के समान होते हैं। इनके बीच बीच में नीला आकाश दिखाई पड़ते थे और इसका बीच बीच में क्या होता है? नीला आकाश दिखाई देता है। ये मतलब ये बादल ही केवल नहीं दिखाई देते हैं, बीच बीच में नीला आकाश भी आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए निम्बोस्ट्रोटस के बारे में क्या जानते हो? देखिए घने मोटे धुसरे से काले रंग में पाए जाने वाले ये मेघ खराब मौसम की सूचना देती है। ये मौसम को देखते ही आप समझ जाइए कि मौसम क्या है? खराब होने वाली है। इन बादलों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होती है। अगर ये बादल दिख गया, क्या निम्बोस्ट्रोटस बादल दिख गया तो आप समझ लीजिए कि लगातार मूसलाधार वर्षा होने वाली है। उसके बाद देखिए क्यूमुलस के बारे में क्या जानते हो? घने मोटे इन बादलों का विस्तार लंबवत होता है। इनके ऊपर भाग का आकाश बहुत कुछ विभाजित होने पर भी नीचे का भाग समतल होता है। शीर्ष भाग अधिक ऊंचा होता है। ऊपरी भाग का रंग सफेद और निचले भाग का रंग काला होता है। इनका होना साधारणतः स्वच्छ मौसम की सूचना देता है। मतलब अगर जाके ये बादल दिख रहा है तो समझ लीजिए स्वच्छ मौसम का प्रतीक है, वर्षा नहीं होने वाली है। तो ये क्या है? स्वच्छ मौसम का प्रतीक हो सकता है। उसके बाद देखिए क्यूम्यूलोनिम्बस के बारे में क्या जानते हो? देखिए बहुत कुछ गुंबज की तरह दिखाई देने वाले इन बादलों का रंग सादा धूसरा एवं काला रंग होता है। ये देखिए गुंबज की तरह होता है। गुंबज जानते ही हैं, मंदिर के ऊपर जो होता है, वो मस्जिद के ऊपर देखिएगा मंदिर मस्जिद के ऊपर वो गुंबज की तरह होता है। साधारणतः भूपृष्ठ के संलग्न वायु स्तर से प्राय 12,000 फुट तक इन मेघों की स्थिति लंबवत विस्तार में होती है। इनकी ऊपरी भाग चपटा और नीचे का भाग समतल होता है। इन मेघों से वज्र
वज्रपात के साथ भीषण तूफान वाली वर्षा होती है। देखिएगा कभी कभी वर्षा जो होती है वो बर्फबारी होता है, तो उसी को बोलते हैं वज्रपात, ठीक है। बर्फबारी भी होगा और बहुत ही भयानक वर्षा होती है, इन्हीं को क्या कहते हैं, भीषण वर्षा कहते हैं। इनका इस कारण क्यूम्यूलो लो निम्बस निम्बास मेघ का और एक नाम कन मेघ भी है। कई बार इन मेघों से शिलावृष्टि या ओलापात भी होता है। मतलब कि शिलावृष्टि तो जानते ही बर्फ बर्फ होता है, बर्फ का गिरना होता है। वाष्प किसे कहते हैं? वाष्प किस प्रकार बनता है? देखिए, सूर्य के ताप से समुद्र, नदी, तालाब इत्यादि का जल गर्म होकर वाष्प बन जाता है। जब देखिए सूर्य के ताप पड़ा तो समुद्र, नदी और तालाब इत्यादि का जल गर्म होकर वाष्प बन जाता है। ये गर्म होकर क्या बना लेता है? वाष्प बन जाता है। उसका देखिए, अधपतन किसे कहते हैं? पृथ्वी को आकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल के जल कण तरल या ठोस अवस्था में धरातल पर गिरने लगता है, इसे अधपतन कहते हैं। अब देखिए, संप्रत वायु किसे कहते हैं? ये संप्रत वायु क्या होता है? देखिए, किसी निश्चित तापमान में निश्चित परिमाण की वायु जितने परिमाण में जलवाष्प धारण कर सकती है, उस परिमाण में जलवाष्प का उपस्थित होना, तो उस वायु को संप्रत वायु कहते हैं। बस, इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, संवाहनीय वर्षा किसे कहते हैं? ये देखिए, वायु निरंतर ठंडी होकर छोटे छोटे घनीभूत हो जाते हैं और धीरे धीरे जलकणों में बदल जाती है। ये जलकण धूलकणों से मिलकर बादल साधारणतः क्यूम्यूलोनिम्बस का निर्माण करती है और अंत में इन मेघों के और अधिक या घनीभूत होने से जलकण जलबूंद में परिणत होकर धरातल पर बरस जाते। इस वर्षा को संवाहनीय वर्षा कहते हैं। और देखिए, संवाहनीय वर्षा का जो विशेषता है, दोपहर के उपरांत शाम के लगभग बिजली तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा संवाहनीय वर्षा होती है। मतलब संवाहनीय वर्षा अगर होगी तो दोपहर के बाद शाम में जो वर्षा होती होगी, और ये बिजली तूफान के साथ, कड़ाके के साथ वर्षा होती है। इसी को क्या कहते हैं? संवाहनीय वर्षा कहते हैं। अब देखिए, पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं? देखिए, नाम से ही पता चलता है, पर्वतीय वर्षा पर्वत क्षेत्र में होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहेंगे, है ना। साधारणतः बात क्वेश्चन से पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे, ऊर्ध्वगामी ये हवाएं ऊपर जाकर क्रमशः प्रसारित और ठंडी होने लगती है, और अधिक ऊंचाई पर यह हवाएं संपृक्त होकर घनीभूत हो जाती है। मतलब ऊपर जाता है तो ये धीरे धीरे हवाएं क्या हो जाती है? ठंडी होने लगती है, एक तरह से देखा जाए जाती है एवं काफी वर्षा करती है। इस तरह होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा होने वाली क्षेत्र को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। सम्मुख ढाल किसे कहते हैं? देखिए, पर्वत हो गया, पर्वत के जो अब पर्वत हुआ, ये समझ लीजिए पर्वत, ये पर्वत हो गया, मान लीजिए इसको पर्वत, ये देखिए, ये मान सकते हैं पर्वत। अब ये क्षेत्र में जब वर्षा होगा, इस क्षेत्र में, अगर इस क्षेत्र में वर्षा होती है, यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे करके वर्षा हो जाती है, देख लीजिए, इसको मान लेते हैं बादल, ये बादल हो गया। यहाँ से अगर जाकर वर्षा होती है इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में, यहाँ पे जो वर्षा होगी, ये वर्षा यहाँ जब वर्षा होगा तो इसको क्या कहेंगे? सम्मुख वर्षा कहेंगे। यहाँ पे अगर जब वर्षा इस क्षेत्र में होता है, पर्वत के जिस ढाल से वायु ऊपर उठती है, मतलब यहाँ गया, यहाँ से हवा हुआ और ये ऊपर उठा, और यहाँ जब अगर वर्षा कराएगा तो उसको वर्षा सम्मुख वर्षा कहते हैं। देखिए, पर्वत के जिस ढाल से वायु ऊपर उठती है और वहाँ वो काफी वर्षा करती है, उस ढाल को सम्मुख ढाल कहते हैं। आप इस ढाल को क्या कहेंगे? सम्मुख ढाल। अब देखिए, विमुख ढाल का बात आता है तो विमुख ढाल में देख सकते हैं स्पष्ट रूप से क्या होगा, यहाँ से तो वायु उठ गया, अब इस क्षेत्र में तो वर्षा नहीं के बराबर कराएगी, थोड़ा बहुत कराएगी, तो इसी को क्या कहते हैं? विमुख ढाल। देखिए, इसी में कहते हैं क्या कहा जाता है? देखिए, वायु जिस ढाल से घनीभूत प्रक्रिया से नीचे की ओर उतरती, अब उधर से नीचे उतरेगा, और वहां जहां बहुत कम वर्षा होती है, उस ढाल को विमुख ढाल कहते हैं। अब देखिए, आता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, किसे कहते हैं? अब देखिए, सम्मुख ढाल पर जब काफी वर्षा कर वायु, अब सम्मुख ढाल पर पूरा वर्षा करने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। और देखिए,
विमुख ढाल से उतरती है तब वायु में जलवाष्प के कण बहुत कम मात्रा में रहते हैं। साथ ही वायु असंपृक्त हो जाती है। इन दो कणों से पर्वत के विमुख ढाल पर वर्षा बहुत कम होता है। अब देखिए विमुख ढाल पर क्या होता है, वर्षा बहुत कम होता है, इसलिए पर्वतों के विमुख ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब देखिए वो जो विमुख ढाल था ना, विमुख ढाल को क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत नाम मात्र का होता है। अब देखिए चक्रवात की आग किसे कहते हैं। अब देखिए चक्रवात की आग किसे कहते हैं। साधारणतः उष्ण चक्रवात का निर्माण दो गोलार्धों में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के मध्यवर्ती अंचल में होती है। इस चक्रवात के केंद्र पर वायुचाप सबसे कम होता है। इस क्षेत्र को चक्रवात की आंख या फाइलेन चक्रवात या उपग्रह का चित्र कहलाता है। ये देखिए ये चक्रवात की आंख इसी को कहते हैं। अब देखिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए टाइफून किसे कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन, कैरिबियन सागर में हरिकेन और पूर्व चीन सागर के चक्रवातीय तूफान को टाइफून कहा जाता है। ठीक है। फुब्बारी वर्षा किसे कहते हैं। अब फुब्बारी वर्षा किसे कहते हैं, देखिए बहुत छोटी छोटी मलकणों 0.5 मिलीमीटर से भी कम व्यास वाले से धरातल पर फुब्बारी, ये फुब्बारे हो गया, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, देखिए फुब्बारी की तरह वर्षा होती है। इस तरह होने वाली वर्षा को फुब्बारी वर्षा कहते हैं। ये देखिए अब आता है स्लिट किसे कहते हैं। ये स्लिट क्या है, देखिए जल कणों और तुषार कणों के आंशिक मिश्रित रूप को स्लिट कहते हैं। स्लिट किसे कहते हैं, जल कणों और तुषार के अधिक आंशिक मिश्रित रूप को लिस्ट कहते हैं। ठीक है, लिस्ट कहते हैं। अब देखिए ओलावृष्टि किसे कहते हैं। ऊर्ध्वमुखी वायु प्रवाह के कारण जलकण अनेक बार अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर ये जलकण तेजी से ठंडा होकर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े में परिणत हो जाते हैं। इन बर्फ के टुकड़ों के साथ अतिरिक्त जातकों के मिश्रण से उनका आयतन बड़ा हो जाता है। ये बर्फ के टुकड़े जलकणों के साथ धरातल पर गिरने लगती है, इसी को ओलावृष्टि कहते हैं। एक तरह से देखिए क्या होता है, ऊर्ध्वगामी वायु के कारण जलकण अनेक बार अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है और ये क्या होता है, तेजी से ठंडा हो जाता है। और ठंडा हो जाता है तो वो क्या होता है, जल बूंद के रूप में ना गिर के बल्कि क्या होता है, बर्फ के टुकड़े के रूप में गिरने लगता है। यही गिरने की प्रक्रिया जो होती है इसको क्या कहते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं। इसमें और कुछ नहीं है। अब देखिए तुषारपात किसे कहते हैं। ये तुषारपात देखिए आखिरी नंबर क्वेश्चन है, मुझे जो लगा था जो इंपॉर्टेंट मैं करवा दिया हूं। तो अब देखिए आखिरी जो क्वेश्चन है, तुषारपात किसे कहते हैं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ये तुषार धरातल पर गिरने लगती है, जिसे तुषारपात कहते हैं। तो क्या पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ये तुषार धरती पर गिरने लगते हैं, जिसे तुषारपात कहते हैं। इतना सा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था ये मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखा हूँ।